Hello everyone. In today's lecture we'll talk about the search for genetic material कि actually genetic material कौन सा है. So 1920 के अराउंड एक बहुत बड़ी सर्च स्टार्ट हो गई थी फॉर द जेनेटिक मटेरियल और डिबेट था प्रोटीन और डीएनए को लेके. आरएनए को लेके कोई क्वेश्चन नहीं था बिकॉज आरएनए को लेके एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में थी कि आरएनए रिएक्टिव है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा. So what was going on that many were favoring DNA and the others were favoring protein. So इसको लेके सबसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए एंड जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो ग्रिफिथ ने किया था इन 1928. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने कंडक्ट किया था जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए कि वो डीएनए है एंड ही डिड इट इन 1928 और उसकी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. नाउ ग्रिफिथ टुक वन बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए इज द बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है. निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए बोलते हैं एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए को हम नीमोकोकस भी बोल सकते हैं. सो नाउ जब इस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया जाता है तो ये दो तरह की कॉलोनीज या दो तरह के स्ट्रेन्स फॉर्म करता है. आप इसको वेराइटीज भी बोल सकते हैं. जैसे प्लांट के केस में वेराइटीज होती है ऐसे बैक्टीरिया के केस में डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं. सो ये बैक्टीरिया जब कल्चर प्लेट पे ग्रो करता है तो वो दो तरह की स्ट्रेन्स या कॉलोनीज बनाता है. पहला जो स्ट्रेन है दैट इज एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर. इसके ऊपर एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट होती है, एक लेयर होती है जिसकी वजह से ये स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाता है. और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से ही ये जो एस स्ट्रेन होता है ये वायरलेंट होता है या डिजीज कॉजिंग होता है. सो द एस स्ट्रेन इज डिजीज कॉजिंग. और दूसरा जो स्ट्रेन ये फॉर्म करता है वो आर स्ट्रेन है. आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो आर स्ट्रेन है वो रफ कॉलोनीज बनाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूकस कोट. क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर है वो एब्सेंट होती है, म्यूकस कोट एब्सेंट होता है, उसकी वजह से वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर नॉन वायरलेंट, ये डिजीज कॉजिंग नहीं है. तो इन टोटल हमें ये समझ में आया कि अगर एस स्ट्रेन, इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रेन है जो डिजीज कॉज करेगा, जो एस स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो ही डिजीज कॉज करेगा. अगर आर स्ट्रेन किसी की बॉडी में जाता है तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन वायरलेंट है, एस स्ट्रेन वायरलेंट है. नाउ ग्रिफिथ डिड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और एक एक करके उन्हें कंक्लूजन मिलता गया. सबसे पहले ग्रिफिथ ने जो एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का यानी कि स्मूथ स्ट्रेन वो इंजेक्शन में लिया और माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. ग्रिफिथ ने सबसे पहले जो स्मूथ स्ट्रेन था या एस स्ट्रेन था नीमोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए का, उसे एक इंजेक्शन में लिया और माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. सो अल्टीमेटली क्योंकि एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग था तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, माइस शुड डाई ड्यू टू निमोनिया, और वही हुआ. नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट ही टुक आर स्ट्रेन. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन लिया नीमोकोकस बैक्टीरिया का और उसे इंजेक्शन में लेकर माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड, क्योंकि आर स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग नहीं था, वायरलेंट नहीं था, तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस वाज लिविंग, निमोनिया डेवलप नहीं हुआ. So these two experiments were known क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रफ स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग नहीं है और एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग है. Now the third and fourth experiments are much more important. जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जो स्मूथ स्ट्रेन था यानी कि एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लेके बॉईल कर दिया. मतलब वो हीट किल हो गए, जो एस स्ट्रेन था वो उसकी डेथ हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्शन में लेके माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया. तो अब जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इज ऑलरेडी किल्ड तो माइस में डिजीज डेवलप नहीं होना चाहिए, तो माइस शुड रिमेन लिविंग, तो माइस वाज अलाइव. नाउ फोर्थ एक्सपेरिमेंट है जो हमें कंक्लूजन देगा उस पूरे एक्सपेरिमेंट का. उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिविंग आर स्ट्रेन यानी कि रफ वाले स्ट्रेन के साथ मिक्स किया. अब
रिजल्ट क्या आना चाहिए? हीट किल्ड एस स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर रहा है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आर स्ट्रेन तो पहले से ही डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा था, वो नॉन वायरलेंट था, इट वाज नॉन वायरलेंट। सो जब ये माइस में इंजेक्ट होता तो रिजल्ट ये आना चाहिए था कि माइस शुड बी अलाइव, बट माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। सो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट, और इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को समहाउ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि बदल दिया है। एंड कंक्लूजन ये आया कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, और उसने आर स्ट्रेन को स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर बनाने के लिए इनेबल कर दिया, और वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने एस स्ट्रेन में, या डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन में, या वायरलेंट बना दिया। सो ये जो वायरलेंसी थी ये ट्रांसफर हो गई, और ट्रांसफर इसी वजह से हुआ क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया। So this was a very surprising result that came in front, और उसके बेसिस पे ग्रिफिथ ने कहा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में। नाउ ग्रिफिथ ऑलरेडी न्यू कि हीट से, क्योंकि डिबेट प्रोटीन और डीएनए के बीच में था, तो प्रोटीन हीट के एक्सपोजर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो कभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि डीएनए हीट स्टेबल होता है, हीट होने पर उसके दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, बट उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा हीट से, वो वापस से दोबारा फेवरेबल कंडीशन आने से उसके दोनों स्ट्रैंड्स प्रॉपर हो जाते हैं। सो ही सेड कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट क्योंकि एक प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल पाया, सो दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, कि उसका बायोकेमिकल नेचर डिफाइन नहीं हो पाया। मैनी ऑफ द साइंटिस्ट फेवर्ड इट, मैनी डिड नॉट। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था इट डिड नॉट गिव एनी प्रूफ फॉर द बायोकेमिकल नेचर, कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। उन्होंने ये तो प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट वो बायोकेमिकल नेचर के लिए कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। सो दिस वाज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। Now whatever Griffith has said regarding कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, साइंटिफिक कम्युनिटी उसको लेके पूरी तरह कन्विंस नहीं थी, एंड साइंटिफिक कम्युनिटी डिड नॉट एक्सेप्टेड व्हाट ग्रिफिथ सेड। सो 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैक्लियॉयड और मैककार्टी, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, एंड दे वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट कि what was the nature of the substance, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था जिसने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया, जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। वो कौन सा सब्सटेंस था, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया। वो बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। नाउ द फर्स्ट थिंग दे डिड कि उन्होंने जो हीट किल्ड एस वाले सेल्स थे, एस स्ट्रेन वाले सेल्स थे, उनको लिया और उनमें से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, अलग अलग निकाल लिया, और आइसोलेट करने के बाद उनको प्योरीफाई किया। नाउ प्योरीफाई करने के बाद एक एक करके उन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को हीट लाइव आर सेल्स में डाला, लाइव आर सेल्स में इंजेक्ट किया। तो जब डीएनए को प्योरीफाई और आइसोलेट करने के बाद एस सेल्स से निकले हुए डीएनए को वापस उन्होंने आर सेल्स में डाला, तो माइस की डेथ हो जा रही थी। तो ये यहाँ से प्रूव हो रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वेराज आरएनए और प्रोटीन जब अलग अलग आरएनए को प्योरीफाई, आइसोलेट करके और प्योरीफाई करके आर सेल्स में डाला गया तो डेथ नहीं हो रही थी। प्रोटीन को जब प्योरीफाई और आइसोलेट करके आर सेल्स में डाला गया तब भी डेथ नहीं हो रही थी। तो यहाँ से प्रूव हो जा रहा था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को लेके कन्विंस नहीं थी। सो नाउ अवेरी, मैक्लियॉयड और मैककार्टी ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प ली और उन्होंने सबसे पहले उस एस हीट किल्ड एस सेल्स का जो सस्पेंशन था वो लिया और उसको उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएजेस यूज़ करके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसे आर स्ट्रेन में डाला। तो क्योंकि प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो डिजीज़, अब इस केस में यहाँ पे प्रोटीन नहीं है तो डिजीज़ कॉज नहीं
करता, बट डिजीज़ कॉज हो रही थी अभी भी, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देन उन्होंने आरएनएज एंजाइम से उस सस्पेंशन को ट्रीट किया और आरएनए को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अब भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो रहा था, अभी भी माइस की डेथ हो रही थी और वो वायरलेंसी मेंटेन थी। नाउ ये दोनों एंजाइम्स यूज़ करने के बाद ये प्रूव हो गया था कि प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नाउ फाइनली उन्होंने डीएनएज एंजाइम लिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उस डीएनएज एंजाइम से ट्रीट कर दिया, तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। एंड फाइनली उस ट्रीटेड वाले हीट किल्ड एस सेल्स को, जिसे हम डीएनएज से ट्रीट कर चुके थे, उसे उन्होंने आर सेल्स में डाला। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट इंटरप्ट हो गया, इनहिबिट हो गया, और इस बार माइस की डेथ नहीं हुई, माइस वाज अलाइव। सो दिस क्लियरली प्रूव्ड कि ट्रांसफॉर्मेशन किसने कॉज किया था, ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हो रहा था। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो फाइनली इनका जो कंक्लूजन था, द कंक्लूजन वाज कि the DNA caused the transformation and DNA is the genetic material. But still, the scientific community was not accepting this thing and wanted a much more stronger evidence for this. वेरी मैक्लॉइड और मैककार्टी के प्रूफ देने के बाद भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज दे बिलीव कि जो प्योरिफिकेशन है वो 100% इफेक्टिव नहीं। नाउ फाइनली जो एक गेम चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था वो था हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। एंड इस एक्सपेरिमेंट को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सीबीएसई एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट वेरी प्रॉपरली। और हर्शी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था इसे हम ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वेराज ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नाउ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। जब कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है, डायरेक्टली एंटर करता है, तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जब कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। सो नाउ आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन का डिफरेंस क्लियर है आपको। नाउ ये जो हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है ये अनइक्विवोकल प्रूफ प्रोवाइड करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। अनइक्विवोकल का मतलब अनएम्बिगुअस, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। अभी तक ग्रिफिथ ने जो भी प्रूफ दिए उसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वेरी मैक्लॉइड मैककार्टी ने जो भी प्रूफ दिए उसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने 100% इफेक्टिव नहीं माना। बट दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट आफ्टर विच लोगों को completely उस पे they were convinced, they were satisfied and it provided unequivocal proof कि DNA ही genetic material है। So this is one of the point that is asked. Now उन्होंने जो experimental tool use करे, इस experiment में उन्होंने जो organism लिया that was bacteriophage. बैक्टीरियोफेज भी T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया था इन्होंने। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और T2 बैक्टीरियोफेज, ये जो T सीरीज वाले बैक्टीरियोफेज होते हैं ये टैडपोल शेप होते हैं। And उन्होंने specifically, there is another question which is asked, why the Hershey and Chase have used T2 bacteriophage? Because bacteriophage ये इस तरह के जो bacteriophage होते हैं वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। और जो डिबेट था, जो हमारी कंट्रोवर्सी थी, वो DNA और प्रोटीन को ही लेकर थी कि whether DNA is the genetic material or protein is the genetic material. So in such a case bacteriophage perfect experimental tool था उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। नाउ ही ऑल्सो यूज इकोलाई। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें कल्चर करना था, उस ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना था और आगे पता लगाना था कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है। सो क्योंकि वायरस ए सेलुलर है, वो ट्रूली लिविंग नहीं है, तो उनका कल्चर नहीं हो सकता, कल्चर होता है बैक्टीरिया का। सो यहाँ उन्होंने बैक्टीरिया लिया, इकोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई। और इकोलाई बैक्टीरिया बहुत कॉमनली यूज बैक्टीरिया है इन तरह के एक्सपेरिमेंट्स में, बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इट इज़ वेरी ईजी टू कल्चर। इसे लैब में बहुत ईजिली कल्चर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया यूज़ किया। नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया उसके लिए हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए। नाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करने का पर्पस होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव होता है तो वो एक फ्लोरेसेंस शो करने लगता है, जिससे उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दैट इज वाई उन्होंने दो कल्चर मीडियम यूज किए।
दो कल्चर मीडियम लिए, एक कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया सल्फर का, और दूसरे कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया फोस्फोरस का. सो वन कल्चर मीडियम वॉज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर, दैट इज S35. ये सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है. और दूसरे कल्चर मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया फोस्फोरस का, दैट इज P32. नाउ उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर क्यों लिया? क्योंकि प्रोटीन में, सिर्फ प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है. सो वायरस के अंदर जो प्रोटीन है उसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, कि वायरस के अंदर जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव हो जाए और डीएनए रेडियो एक्टिव ना हो, सो इसलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर लिया, ताकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके. एंड दूसरे मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फोस्फोरस इसलिए लिया क्योंकि फोस्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है. सो वो फोस्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो जो वायरस में प्रेजेंट डीएनए है उसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए उन्होंने फोस्फोरस लिया, क्योंकि फोस्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है. नाउ ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज का, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में. इन्फेक्शन, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो कल्चर होगा वो बैक्टीरिया का होगा. वायरस क्योंकि ए सेल्यूलर होते हैं तो उनका कल्चर नहीं हो सकता, वो ट्रूली लिविंग है ही नहीं. जब वो बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे, होस्ट के अंदर जाएंगे, तब वो मल्टीप्लाई करेंगे होस्ट की बॉडी के अंदर. ऐसे उन्हें कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कराया जा सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कल्चर मीडियम में इकोलाई को, जो ऑलरेडी बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड था, ऑलरेडी बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड इकोलाई को दो मीडियम्स में डाला गया. एक इकोलाई को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले कल्चर मीडियम में डाला गया और एक इन्फेक्टेड इकोलाई को रेडियो एक्टिव फोस्फोरस वाले मीडियम में डाला गया. सो इस तरह से दोनों फेजेस ने इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया. एक कल्चर मीडियम में इन्फेक्टेड इकोलाई बैक्टीरिया, एक कल्चर मीडियम में जो रेडियो एक्टिव सल्फर था उसमें एक इकोलाई बैक्टीरिया चला गया, और दूसरा इन्फेक्टेड इकोलाई बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव फोस्फोरस वाले मीडियम में हो गया. तो इस तरह से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया. नाउ अब जब वायरस उस बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करेगा तो वो मीडियम में प्रेजेंट सल्फर और फोस्फोरस यूज करेगा, तो इस तरह से वो भी रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फोस्फोरस उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे. नाउ अब जब वायरस इन्फेक्ट करता है, जब ये बैक्टीरियोफेज, जब ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है और इसका प्रोटीन कोड बाहर ही अटैच रहता है सरफेस पे. सो अब इन्फेक्शन के बाद जो सेकेंड स्टेज था वो ब्लेंडिंग का था. जैसे जूसर मिक्सर होता है उसी तरह ब्लेंडर भी होता है. सो इन्होंने ब्लेंडर का यूज किया क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया के सरफेस पे उसका प्रोटीन कोड, वायरस का प्रोटीन कोड अभी भी प्रेजेंट था. जेनेटिक मटेरियल तो अंदर चला गया था बट प्रोटीन कोड अभी भी सरफेस पे अटैच था. सो उस प्रोटीन कोड को हटाने के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट में इंटरफियर कर सकता था और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, सो जो सेकंड चीज करी हर्शे एंड चेज ने, एक ब्लेंडिंग का प्रोसेस किया, ब्लेंडर यूज किया. और ब्लेंडर क्यों यूज किया? टू सेपरेट द वायरस प्रोटीन कोड दैट वाज स्टिल अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. जो वायरस के प्रोटीन कोड थे वो अभी भी बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट थे, उन्हें सेपरेट करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए. बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्लेंडर यूज करने के बाद भी वो उसके सरफेस से तो हट गए बट सेम टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, और उस सेम टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट वायरस और बैक्टीरिया को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो जो थर्ड स्टेप था वो परफॉर्म किया गया. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, एक टूल होता है, सेंट्रीफ्यूज यूज किया गया जो कि ब्लेंडर की तरह होता है बट वो काफ़ी फास्ट होता है. और सेंट्रीफ्यूज यूज करके उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट थे, उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालकर रोटेट कराया गया बहुत हाई स्पीड पे. तो फाइनली 2 पार्ट्स में वो वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए. जो सेंट्रीफ्यूज में जब हम किसी भी सोल्यूशन को या किसी भी सस्पेंशन को घुमाते हैं या चलाते हैं तो फाइनली हमें 2 चीज़ें मिलती हैं. जो हल्का सब्सटेंस होता है वो सुपरनेटेंट के फॉर्म में ऊपर वाली लेयर फॉर्म कर देता है, और जो हैवी मटेरियल होता है वो नीचे प्रेसिपिटेट या पेलेट की फॉर्म में सेटल डाउन कर जाता है सेडिमेंट की तरह. सो यहाँ पे वायरस क्योंकि ये ए सेलुलर है तो ये हल्के ही होंगे, तो ये सुपरनेटेंट के फॉर्म में ऊपर प्रेजेंट हो गए, और जो बैक्टीरिया थे वो पेलेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो गए. सो सेंट्रीफ्यूज वाज यूज्ड टू सेपरेट वायरस इनटू द सुपरनेटेंट एंड बैक्टीरिया इनटू द पेलेट. तो हमने फाइनली वायरस और बैक्टीरिया को बिल्कुल अलग कर लिया था.
अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, क्योंकि हम कल्चर मीडियम यूज कर चुके थे और बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन हो चुका था, तो अब जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ था उस वायरस से, द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए, वो बैक्टीरिया जिससे उस वायरस ने इन्फेक्ट किया था, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव था। लेकिन वो बैक्टीरिया जिसे उस वायरस ने इन्फेक्ट किया था, जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं मिला। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हुआ कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो बैक्टीरिया की बॉडी में हमें दिखाई देता, कल्चर होने के बाद बैक्टीरिया की बॉडी में हमें मिलता, बट वो हमें नहीं मिला। हमें रेडियो एक्टिव वो वायरस जो रेडियो एक्टिव डीएनए था उसने इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और फाइनली वही बैक्टीरिया हमें रेडियो एक्टिव मिला। सो हमें ये क्लियर हो गया कि डीएनए वायरस से पास ऑन हुआ बैक्टीरिया की बॉडी में, सो दैट इज व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, सिर्फ कुछ वायरस के केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और वो एग्जांपल्स हैं टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। नाउ अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें इस एक्सपेरिमेंट को, सो इट बिकम्स वेरी इजी। हमने दो बैक्टीरियोफेज लिए, एक के पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन है और एक के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है। नाउ क्योंकि हम इनको पहले कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करा चुके हैं, ये वायरस इन्फेक्ट कर चुके हैं बैक्टीरिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होल एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने दो इकोलाई लिए और उन्हें दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया। एक बैक्टीरियोफेज जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था उसने इकोलाई को इन्फेक्ट किया, और दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उसने इकोलाई को इन्फेक्ट किया। सो नाउ ये इन्फेक्शन का स्टेज था। द सेकेंड स्टेज है ब्लेंडिंग का। इन्फेक्ट करने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल अंदर जा चुका है, बट इन्फेक्ट करने के बाद भी प्रोटीन कोड सरफेस पे अटैच है, तो उन्हें ब्लेंडर में डाल के चला दिया गया, तो फाइनली वो प्रोटीन कोड सरफेस से रिमूव हो गए, वायरस के प्रोटीन कोड सरफेस से रिमूव हो गए। अब जो मल्टीप्लिकेशन था वो बैक्टीरिया की बॉडी में वायरस ने कर लिया है। सो नाउ अब थर्ड थिंग ये हुई कि बैक्टीरिया और वायरस सेपरेट होने के बाद भी सेम टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, सो उनको अलग अलग करने के लिए अब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो वायरस था वो सुपरनेटेंट की तरह ऊपर प्रेजेंट हुआ, और जो बैक्टीरिया था वो पेलेट की तरह या प्रेसिपिटेट की तरह नीचे सेटल डाउन हो गया। तो हमें जिसको रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं निकला, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं हुआ। एंड जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव निकला, लेकिन उसके सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं निकली। सो अल्टीमेटली पास ऑन क्या हुआ, डीएनए पास ऑन हुआ वायरस से बैक्टीरिया के अंदर, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। एंड ये क्लियरली प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट इज व्हाई वी से कि हर्शे एंड चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ प्रोवाइड किया था फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में से बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना है तो उसे क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। सो फॉलोइंग क्राइटेरियाज मस्ट बी फुलफिल्ड बाय अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना होता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फुलफिल करता है तभी वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। सो फर्स्ट क्वालिटी, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो अपनी कॉपी जनरेट कर पाए, वो अपनी एक दूसरी कॉपी जनरेट करने के में केपेबल हो। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो यहाँ प्रोटीन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी कॉपी जनरेट नहीं कर सकता। वेराज डीएनए और आरएनए दोनों ही क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो अपनी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। नाउ अगर हम
नाउ जो डीएनए है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ही केस में ज़्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी के दो रीज़न हैं। जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ऑल्दो हीट करने पे सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोबारा से अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलने पे वो एक साथ आ जाते हैं। और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन प्रेजेंट है जो उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेयरएज आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल हो जाता है। उसके लिए दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडिशनल टू डैश पोजीशन पे जो एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट है वो इसे ज़्यादा रिएक्टिव और डिग्रेडेबल बना देता है। और दूसरा आरएनए में कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हैंस वो रिएक्टिव होता है। सो ये दो रीजंस हैं जो डीएनए को ज़्यादा रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव और लेस स्टेबल बनाते हैं, वेराज आरएनए को केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर रिएक्टिव बनाते हैं और लेस स्टेबल बनाते हैं। सो नाउ डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली लेस रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है इस कंडीशन के केस में, क्योंकि इसके लिए दो रीजंस हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अगर हम उसे हीट भी करते हैं उसके दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं तो वो दोबारा अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलने पे फिर एक साथ हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट कि थायमीन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल की जगह इसमें जो थायमीन प्रेजेंट होता है उसे एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेराज आरएनए अनस्टेबल क्यों है उसके लिए भी हमारे पास दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कि जो टू डैश पोजीशन पे एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए में वो उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, इजीली डिग्रेडेबल बना देता है। एंड सेकेंड रीजन है कि आरएनए कैटालिटिक है, तो अगर वो कैटालिटिक होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नाउ थर्ड कंडीशन है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो उसको स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए म्यूटेशन के लिए जो एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। बोथ डीएनए और आरएनए म्यूटेशन शो करते हैं, दे आर एबल टू म्यूटेट, बल्कि जो आरएनए है वो फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है, उसमें बहुत फास्ट रेट पे म्यूटेशन होती है। इसलिए जो वायरस ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जीनोम होता है उनमें शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व करते हैं, बहुत तेज़ी से म्यूटेट करते हैं। सो सेम इज़ द केस ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में जो जीनोम है वो आरएनए का जीनोम है, तो उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है और वो बहुत फास्ट इवॉल्व करते हैं, बहुत तेज़ी से म्यूटेशन शो करते हैं। सो ये भी एक ड्रॉबैक है आरएनए के लिए। नाउ फोर्थ कंडीशन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि वो जीन के मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब जीन्स, वो जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो अपने आप को जीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हो। आरएनए तो डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कोड कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल डॉगमा को रिकॉल करिए, सो इट्स डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। सो एक्चुअली डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन के लिए या जीन के लिए कोड नहीं करता है, आरएनए तो डायरेक्टली कोड कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसलिए इट कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, व्हेरेज डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या जीन के एक्सप्रेशन के लिए। सो इन दिस केस आरएनए wins. So in total, after this debate, we come to the conclusion कि DNA and RNA both can function as genetic material, but DNA एक better genetic material है क्योंकि वो ज़्यादा stable है। अगर हम storage of genetic information की बात करें कि genetic information की storage के लिए, तो storage के लिए DNA better है, whereas transmission of genetic material के लिए RNA is better. But अगर हम दोनों को compare करते हैं, then which one is the better genetic material? Then DNA is the better genetic material. So that is all for today's session.